तो आज का हमारा लेक्चर है एज और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। मतलब ये एज और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या चीज़ है, कहाँ पे यूज़ होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी बार इसमें आता है कि कहाँ पे यूज़ होती है, ये जनरली एल्यूमिनियम और कॉपर अलॉयज में देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ये इसकी ये टेम्परेचर आ गया और यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन आ गई कॉपर और एल्यूमिनियम की। इस पॉइंट पे अल्फा बनता है, अल्फा फेज बनता है, यहाँ पे अल्फा प्लस सी Al2+Cu बनता है। और ये जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये Al2Cu के होते हैं। ठीक है। अब नीचे आता है अल्फा प्लस Al2Cu और ये आता है अल्फा फेज। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग तभी होती है जब कॉपर की परसेंटेज 5.5% से कम हो। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका आता है, इट इज seen in aluminium copper alloy. It is seen in aluminium copper alloy. It is seen in aluminium copper alloy having percentage of copper, having percentage of copper less than 5.5%, less than 5.5%. It is heated between the temperatures T max and T minimum. It is heated, the sample is heated between the temperatures T max and T minimum. From this temperature, uniform alpha material is quenched to room temperature. Quenching आपको पता क्या होता है, पानी में ठंडा करना। ठीक है। From this temperature uniform phase alpha is quenched to room temperature, quenched to room temperature। तो होता क्या, यहाँ पे जो कॉपर होता है वो अनस्टेबल स्टेट में होता है। ठीक है। द कॉपर इज इन अनस्टेबल स्टेट, so after combining with aluminium it forms the precipitates of Al2Cu. So copper is in unstable state, it combines with aluminium to form the precipitates of Al2Cu। प्रेसिपिटेट होते हैं Al2Cu के। बाकी जब प्रेसिपिटेट्स हो जाए तो ये डिसलोकेशन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। ठीक है। these precipitates create an obstacle in the moment of dislocation. These precipitates creates an obstacle in the moment of dislocation, so strength of aluminium sample is increased. So strength of aluminium sample is increased as time passes. More and more precipitates will nucleate. जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रेसिपिटेट्स बनते जाते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं, बड़ा प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सपोज ये एक छोटा प्रेसिपिटेट है और ये छोटा प्रेसिपिटेट है, दोनों कंबाइन होके बना देंगे हमारा बड़ा प्रेसिपिटेट। ठीक है। एज द टाइम पासिस मोर एंड मोर प्रेसिपिटेट्स विल न्यूक्लिएट एंड दिस विल डिक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जब ये बड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं तो इनमें जो एवरेज डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और इससे स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ जाती है। बट इसकी एक लिमिट है, बट देयर इज ए लिमिट अप टू विच न्यूक्लिएशन विल टेक प्लेस। there is a limit up to which nucleation will take place, up to which nucleation will take place. After that larger precipitates combine to form bigger precipitates. अब ये जो बड़े बड़े हमने precipitates बनाए थे ये दोनों मिलके एक और बहुत बड़ा precipitates बना देंगे। ठीक है। तो ये एक ज्यादा बड़ा प्रेसिपिटेट बना देंगे। ठीक है। और जब ज्यादा बड़े प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस स्टेज इज नोन एज ओवर एजिंग।
दिस स्टेज इज नोन एज ओवर एजिंग। ये याद रखना, वो क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल में ओवर एजिंग होती है, एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय में होती है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय कौन से हैं हमारे, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनकी डक्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इसको कहते हैं हम ओवर एजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एजिंग इज परफॉर्म्ड, व्हेन एजिंग इज परफॉर्म्ड, व्हेन एजिंग इज परफॉर्म्ड, when aging is performed at elevated temperature, at elevated temperature, at elevated temperature, both rate of nucleation, both rate of nucleation and combination, and combination increases, increases, it is known as, it is known as artificial, it is known as artificial aging, it is known as artificial aging. When the aging is done at room temperature, when the aging is done at room temperature, room temperature, it is known as, it is known as natural aging, it is known as natural aging। ठीक है, तो ये हमारी बात आ गई एजिंग की। एक हमारे पास आती है आर्टिफिशियल एजिंग और एक आती है हमारी नेचुरल एजिंग। और ओवर एजिंग कब होती है, जब बहुत सारे हमारे प्रेसिपिटेट्स बड़ा प्रेसिपिटेट बनाते हैं और जो हमारा सैंपल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कई बार पेपर में आता है, बट स्टेट लेवल के पेपर में नहीं आता, बट आईईएस में इसका कॉन्सेप्ट आता है, कई बार क्वेश्चन देखा है मैंने। ठीक है, देयर इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रिड्स बने होते हैं, इसमें जाली बनी होती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आता है जो हम मटेरियल साइंस में देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं विडमैन स्टैटन स्ट्रक्चर, विडमैन, कोई जर्मन है शायद, STA के ऊपर 2 बिंदु TTEN स्ट्रक्चर, विडमैन स्टैटन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ए बास्केट वीव पैटर्न, इट इज ए बास्केट वीव पैटर्न, इट इज ए बास्केट वीव पैटर्न। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेट्स, फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेट्स, फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब होता क्या, दिस स्ट्रक्चर रिड्यूसेस डक्टिलिटी। अगर हमारे माइक्रोस्ट्रक्चर में ये दिखेगा, इट रिड्यूसेस डक्टिलिटी, इट रिड्यूसेस डक्टिलिटी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विडमैन स्टैटन स्ट्रक्चर, इट बास्केट वीव पैटर्न, पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, विच आर पैरेलल, ये सॉरी एक पॉइंट रहेगा, विच आर पैरेलल। ठीक है, इट रिड्यूसेस डक्टिलिटी, बस इतना ही आपको याद रखना है इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है एज हार्डनिंग। ठीक है, या एजिंग या आर्टिफिशियल हार्डनिंग, नेचुरल एजिंग, ओवर एजिंग और विडमैन स्टैटन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो आती है डेफिनेशंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास आती है डेफिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डनेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस इज अ रेजिस्टेंस टू indentation, resistance to indentation or scratch or wear। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, स्क्रैच और वियर, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं हार्डनेस। व्हाट इज टफनेस?
हार्डनेस और टफनेस दोनों ऑपोजिट है। इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by material up to fracture, up to fracture। ठीक है, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें, इट इज रेजिस्टेंस टू शॉक, इट इज रेजिस्टेंस टू शॉक, इट इज रेजिस्टेंस टू शॉक। थर्ड पॉइंट लिखो इसका, टफनेस का। जो हमारे पास टेस्ट एंड कर्व बनता है, आपने देखा ही होगा, मैंने बनाया भी था पहले, टेस्ट एंड कर्व बनता था जो, ठीक है। कोई भी टेस्ट एंड कर्व हो, कास्ट आयरन का हो, माइल्ड स्टील का हो, एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस टफनेस, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स, ठीक है। अब देखो, अगर एक मटेरियल मेरे पास ये है और दूसरा मटेरियल मेरा ये है और इसका एरिया है ये, बताओ टफनेस किसकी ज्यादा, फिगर 1 की कि फिगर 2 की? ऑब्वियसली बात है, फिगर 1 की टफनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज्यादा है, ठीक है। दिस इज अवर टफनेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है रेजिलियंस। व्हाट इज रेजिलियंस? इट इज रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इट इज रेजिस्टेंस टू elastic deformation, it is a resistance to elastic deformation and can be quantified by, and it is energy stored up to इलास्टिक लिमिट। रेजिलियंस जो होती है स्प्रिंग्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये हमारा स्ट्रेस एंड कर्व था, आपको पता है यहाँ कहीं पे आ जाती है हमारी इलास्टिक लिमिट, तो अगर हम यहाँ पे ये शेड कर दें ये वाला, तो ये हमारी आ जाएगी रेजिलियंस, ठीक है, माइल्ड स्टील के केस में, ठीक है। दिस विल बी अवर रेजिलियंस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है ब्रिटलनेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस? ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल फेल्स विदाउट एनी वार्निंग, मटेरियल फेल्स विदाउट एनी वार्निंग। मटेरियल जो है बिना किसी वार्निंग के फेल हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। या दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, ए मटेरियल विच एक्सपीरियंसेस, ए मटेरियल which experiences no plastic deformation, no plastic deformation is known as brittle, ठीक है, and the property is known as brittleness। फिर नेक्स्ट आ जाती है फटीग। व्हाट इज फटीग? फटीग किसे कहते हैं हम? फटीग जनरली, फटीग का मीनिंग क्या होता है? मुझे फटीग हो गया, मतलब मैं थक गया, ठीक है। क्यों थका? मेरे पे लोड था, ठीक है। अब फटीग क्या है? इट इज द फेलियर दैट ऑकर्स ड्यू टू डायनामिक एंड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, इट इज फेलियर that occurs due to dynamic and fluctuating stresses कह लो, लोड कह लो, ठीक है, ऑल इज सेम। एग्जाम्पल कहाँ पे? ब्रिज पे होती है, एयरक्राफ्ट में होती है, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे रिपीटेड और साइक्लिक स्ट्रेसेस होंगे, वहां पे हम कहेंगे फटीग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रीप।
This is very 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 important. What is creep? It is slow and progressive deformation of material. It is slow and progressive deformation of material, deformation of material over the period of time, over the period of time. ठीक है, over the period of time at next पे लिख देते हैं at constant load, at a constant load. ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बियॉन्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये भी आपने टर्म सुनी होगी, व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के क्रीप्स होते हैं. पीछे भी डायग्राम बनाई थी मैंने, तो दोबारा बना देता हूँ. ऐसे ये तीन रीजन आते हैं हमारे पास, 1, 2 और 3. पहला होता है प्राइमरी क्रीप, और ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस क्रीप. इंस्टेंटेनियस क्रीप, जब इस पे लोड लगेगा तो एक हल्की सी डिफॉर्मेशन होती है इंटरनली कहीं पे भी. यहाँ आ जाएगा टाइम, यहाँ आ जाएगा स्ट्रेन. ठीक है, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस क्रीप. ठीक है, तो एज सुन एज द वर्क मटेरियल इज लोडेड, जब हम वर्क मटेरियल को लोड करते हैं तो इलास्टिक स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उसमें. तो वो क्या होता है, क्या दीज स्ट्रेन्स आर नोन एज इंस्टेंटेनियस क्रीप. जब हम वर्क मटेरियल को लोड करते हैं तो जो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस क्रीप. ठीक है, ड्यू टू दिस वर्क हार्डनिंग जो होती है, ठीक है, ड्यू टू दिस वर्क हार्डनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विल इंक्रीज एंड दिस विल डिक्रीज द स्ट्रेन रेट. अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और धीरे धीरे स्ट्रेन रेट जो है वो डिक्रीज होना हो जाता है. यहाँ पे देखिए स्लोप ज्यादा, यहाँ पे थोड़ी स्टडी होगी और यहाँ पे मटेरियल फेल होगा. ठीक है, अब सेकेंडरी रीजन में क्या होता है, बड़ी स्लो क्रीप होता है, बहुत स्लो क्रीप चलता है. ठीक है ना, ठीक है, बिटवीन वर्क पीस एंड डिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ठीक है, मल्टीपल डिसलोकेशन होती हैं, यील्ड लिमिट की बात होती है यहाँ पे. ठीक है, और टर्शरी क्रीप रीजन में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना टेक्स प्लेस एंड मटेरियल ब्रेक्स डाउन. ठीक है, ठीक है, तो फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर लेसर विल बी द क्रीप रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक नोट कर लो, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर, फाइनर द ग्रेन स्ट्रक्चर lesser will be the creep resistance. Find the grain structure, lesser will be the creep resistance. तो ये हमारा था creep. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज अवर टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे लैटिस होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस. पहले भी ये टर्म मैंने बताई थी आपको, ब्रेविस लैटिस या क्रिस्टल. ठीक है, देयर आर फंडामेंटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स या ब्रेविस लैटिस. ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्यूबिक. क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूब बना है. ठीक है, सारी साइड्स बराबर है और एंगल 90 डिग्री है. टेट्रागोनल, दो साइड्स बराबर है. ठीक है, दो साइड्स बराबर है और दो साइड्स बराबर और थर्ड साइड बराबर नहीं है, बट एंगल सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री. हेक्सागोनल में क्या है, दो एंगल तो 90 डिग्री है बट एक एंगल जो है 120 डिग्री पे है. रोम्बीहेड्रल, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसके सारे बराबर होते हैं. ठीक है, तो रोम्बस की तरह होते हैं बट इसके तीनों एंगल बराबर है बट 90 डिग्री नहीं होते. ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, तो एंगल हो गया इसमें 90 डिग्री, साइड्स इसकी बराबर नहीं होती. ठीक है, अलग अलग डायमेंशन की साइड्स होती है. मोनोक्लिनिक, तीनों साइड्स बराबर नहीं होती
और जो अल्फा गामा जो है वो सेम होते हैं और दूसरा एंगल जो है वो अलग होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू बीटा। ट्राइक्लिनिक अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे भी करना है कुछ, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ना ही एंगल बराबर है ना ही साइड्स बराबर है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी बना लो, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 तरह के, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बीहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक किसका स्ट्रक्चर था? सीमेंटाइट का, बताया था ना मैंने, Fe3C, ठीक है। ऐसे ही रोम्बीहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और उनके क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइड्स ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ऑप्शन होगा टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, तो ट्राइक्लिनिक हमारा आंसर है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक में से काफी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी टॉपिक का एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कहेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या APF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम of a unit cell covered by atoms। यूनिट सेल का मतलब क्या है? एक सिंपल क्यूब, ठीक है ना, कवर्ड बाय एटम्स, टू टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सपोज हमारे पास एक सेल है, यूनिट सेल, ठीक है, कोई क्यूबिक है या कुछ भी है, इसमें ये एटम है, ठीक है, इसमें ये एटम है। अब वो कहेगा टोटल इसकी वॉल्यूम और एटम्स की वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, ठीक है, वॉल्यूम तो जितने भी एटम्स हैं उनकी वॉल्यूम जो इस क्यूब में आ रहे हैं और इस क्यूब की टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो उसको हम कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, एक एटम कितने और एटम के साथ टच में है फिजिकली, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स, डिफाइंड एज number of atoms that are in physical proximity of any atom। किसी भी एटम की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में हो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्यूब्स, कुछ चीजें आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या है हमारे पास, एक तो ये क्यूब है, इसके हर कॉर्नर पे एक एटम होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ एटम्स कितने कॉर्नर्स है? 8। नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे 8। बट ये जो एटम है ये एक अलग क्यूब भी शेयर कर रहा है, तो एक क्यूब में 1/8 एटम होता है, बट नंबर कितने हमारे पास? 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1। नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1, ये क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम?
वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ साइड। तो ये हमारा क्यूब है तो इसकी साइड ले लो आप ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्यूब है तो हमारे पास ये एटम आ गया, ठीक है, ये ऐसे एटम आ गया और एक एटम ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से करते हैं, ये एटम आ गया और ये एटम आ गया। तो डायग्राम देख लेना, ठीक है। इसका रेडियस ले लो आर, इसका रेडियस ले लो आर, और ये ले लो ए साइड, ये चारों साइड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे देखो, एक एटम जो होता है वो स्फेयर होता है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितने एटम्स हैं, एक, तो एक से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल ये कितनी वॉल्यूम है, एक क्यूब। अब रेशियो कैसे निकलेगा, हमें पता है फ्रॉम ज्योमेट्री ए इक्वल टू 2r, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो जब हम ए की वैल्यू 2r यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास एपीएफ की वैल्यू आ जाती है फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 0.52। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम कितने एटम के साथ फिजिकली टच में है। तो जो कॉर्नर वाला एटम है हम उसकी बात करते हैं, जो कॉर्नर वाला एटम है वो कितने एटम्स के साथ टच में होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, तीन, और तीन दूसरी साइड, तीन इस साइड और तीन इस साइड, 1 2 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है इसका 6। ये मैं बना कर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो ये वाले एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम ये इसके साथ कांटेक्ट में है, 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 4 4, एक ये नीचे 5 और एक ऊपर वाली साइड 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा 6। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब पढ़ा भी है आपने, नाम भी सुना है, बीसीसी स्ट्रक्चर। कहते हैं ना बीसीसी स्ट्रक्चर किसका होता है, अल्फा आयरन का, है ना। अब बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्यूब तो होता है बट क्यूब के अंदर कॉर्नर पे उतने ही एटम्स होते हैं और अंदर एक बड़ा सा एटम होता है, कॉर्नर पे वही 8 एटम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एपीएफ, डेराइव वेराइव नहीं करना, सीधे लिखते हैं हम 0.68। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा हमारा 8। कैसे, ये एटम कितने एटम्स के कांटेक्ट में, 8, ठीक है। दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन नंबर। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस, 4r इज इक्वल टू a√3, ठीक है। 4r कैसे हुआ, 4r ऐसे हुआ कि जब हम डायगोनल से लेते हैं, इसमें हमने डायगोनल लेना, ये डायगोनल, ये डायगोनल और ये ट्रायंगल बनेगा, ये ए और ये ए, ठीक है, ए और फिर हम निकालेंगे ये a² प्लस a², तो ये कितना बना a√2, फिर ये वाली साइड भी a, ठीक है, और ये डायगोनल। जब इसको पूरा हम ज्योमेट्री से निकालेंगे तो ये था 4r इक्वल टू a√3। निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है,
क्वेश्चन इतना ही आएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड, ठीक है, जिसका नाम आप क्या लिखते हो, एफसीसी स्ट्रक्चर। किसका होता है, गामा ऑस्टेनाइड का। अब क्या करना है हमने फेस सेंटर्ड क्यूब में, हमारे पास एटम तो है, ठीक है, बट हर फेस के सेंटर में एक आधा एटम है। कॉर्नर पे तो है एटम्स, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कॉर्नर्स पे है एटम। हर फेस के सेंटर में एक आधा एटम है। कितने फेस होते हैं इसके, 6, 2 3 4 5। छठा कौन सा गया, हाँ छठा ये वाला, छठा ये वाला, ये इसको देखो। अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, एक तो आ गया 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस हर फेस पे आधा एटम है 1/2, कितने फेसेस हैं, 6, ये बन गया 1 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 4। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, 0.74, इसका ज्यादा होता है 0.74। और रिलेशन बिटवीन R and A, 4R is equal to A√2। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है इसका, इसका आता है 12। 12 कैसे, ये वाले एटम का देखो, इमेजिन कितने एटम्स के कांटेक्ट में है। जब मैंने पीछे बताया था 6 तो पहले ही थे। हाफ फेस वाले देखो अब कितने इसके साथ जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इधर 4 ऊपर, कितने हो गए, ठीक है, 4 एटम ये, तो 4 ये डायग्राम में कल अपलोड कर दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा ड्राइंग करना मुश्किल है और पेन टैब से होती नहीं है, ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, बनती है तो। कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम को हम रखते हैं सेंटर में, एटम को ब्लैक कर देते हैं, दिस इज अवर एटम। अब फेस सेंटर्ड क्यूब है तो हर फेस में एक आधा आधा एटम होगा, ठीक है। चार इस प्लेन में होंगे, 4 इस प्लेन में होंगे, कितने हो गए, 8, और 4 जो है, एक हो गए इस प्लेन में 4 एटम, दूसरे हो गए इस प्लेन में, ये वाला जो प्लेन है, ये जो लाइन है, इस पे अगर हम एक दीवार खड़ी कर दें तो यहाँ पे भी 4 एटम होंगे, ठीक है, 4 4 8 4 12, तो 12 एटम के साथ ये कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऐसे याद रखना, एक ये वाली लाइन पे, ठीक है, इस पे 4 एटम कांटेक्ट में होंगे, एक ये वाली लाइन पे 4 एटम ऊपर और नीचे, ठीक है, एक ये और एक ऐसे, ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता ही है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्या नाम है इसका, HCP। ठीक है, अब HCP की डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हेक्सागन बना दो,
हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, यहाँ पे बना रहा एक, ठीक है। फेस पे आधा एटम, फेस पे आधा एटम, कॉर्नर पे एक एटम, और सेंटर में 3 एटम। ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, विद द बॉन्ड्स। ये होगी हमारी HCP, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। फेस पे कितने एटम होते हैं हमारे? 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो कॉर्नर्स हैं वो 1/6 होता है एक एटम का। जो फेस पे होता है वो आधा होता है, और जो इंटरनल एटम है वो पूरे होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 12, 12/6। फेसेस कितने हैं? 2, 2/2, और अंदर कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया 6। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.74। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। जनरली आर और ए का रिलेशन इसमें नहीं पूछा जाता, R इक्वल टू A/2, B/2, ऐसे कुछ होता है, वो हमारे इतने डिटेल में हमने जाना है। 12 कैसे हुए? इस एटम को देखो, ये वाला एटम, 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, और 6 इसके ऊपर भी एक एटम होगा, है ना, इसके ऊपर भी होगा एक, 6 ऊपर, ठीक है। तो 12 एटम से कॉन्टेक्ट में, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 इधर हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ऊपर हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 12, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे BCC की एग्जांपल्स, जो पेपर में बहुत बार आती हैं। तो एग्जांपल में हम पहले लिखते हैं, BCC की आती है क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिबेडनम, सोडियम, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मटेरियल से पढ़ रहे हैं, अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन, लिथियम, टंगस्टन, ठीक है। फिर आती है हमारी FCC की एग्जांपल, FCC की एग्जांपल्स। अब FCC की एग्जांपल्स क्या है हमारी? FCC की एग्जांपल्स आ गई हमारी एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, लेड, गोल्ड, मैंगनीज, गामा आयरन, निकल, प्लैटिनम, ZnS, रॉक साल्ट, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी HCP की एग्जांपल्स। क्वेश्चन एग्जांपल्स में से आता है, जिंक के बारे में बड़ा पूछते हैं, वो कॉपर के बारे में बड़ा पूछते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में बड़ा पूछते हैं। HCP में हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ठीक है, बेरिलियम, BE होता है शायद उसका, बेरिलियम, अल्फा टाइटेनियम, लास्ट आता है हमारा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, व्हाट इज सिंपल क्यूबिक? पोलोनियम, अल्फा, मोलिबेडनम, ठीक है। याद रखना ये एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे क्रिस्टल डायरेक्शन, मिलर इंडाइसिस एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और हार्डनेस टेस्टिंग। तो ये सारा होगा तो हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ अलॉयज की बात करेंगे, कौन कौन सी अलॉयज हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज हो रही हैं, क्या परसेंटेज है। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कल कवर करेंगे, और मटेरियल साइंस को टाटा बाय बाय बोल देंगे। जनरली हमने मटेरियल साइंस ही कवर किया, पॉलीमर वगैरह नहीं किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा अलॉयज एग्जाम, अलॉयज कंपोजिशन, ठीक है, अलॉय की कंपोजिशन। और नेक्स्ट आ जाता है मिलर इंडाइसिस,
मिलर इंडाइसिस और क्रिस्टल डायरेक्शंस, फैमिली ऑफ प्लेन्स भी है, वो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा। मिलर इंडाइसिस का क्वेश्चन आया हुआ जेकेएसएसबी में, ठीक है, आईईएस में आता है, ठीक है, आईईएस में तो बराबर क्या आता है, ठीक है। तो जेकेएसएसबी में आया हुआ, गेट में मेरे ख्याल से नहीं है ये सिलेबस में, बट आपको बता लीजिए फैमिली ऑफ डायरेक्शंस, फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। आई ट्राई टू मेक इट ए पीपीटी और उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है।